नमस्कार, हमारे चैनल नॉलेज सीकर में आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो फ्रांस की क्रांति के कारणों और परिणामों पर आधारित है। इससे पहले हम वीडियो की शुरुआत करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। 1789 में फ्रांस में एक क्रांति हुई। इस क्रांति ने सरकार के संदर्भ में ऐसी विचारधारा को जन्म दिया जिसने यूरोप के इतिहास पर महान एवं स्थायी प्रभाव डाला। क्रांतियों के संदर्भ में आम लोगों की यह धारणा है कि इनका विस्फोट आर्थिक दृष्टि से दबे हुए और विखंडित होने के कगार पर खड़े समाज में ही होता है। लेकिन क्रांति के पूर्व फ्रांस यूरोप का सर्वाधिक प्रगतिशील राष्ट्र था। जनसंख्या, कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन और विदेशी व्यापार में यह यूरोप का सबसे आगे रहने वाला देश था। सांस्कृतिक दृष्टि से भी वह यूरोप पर छाया हुआ था। इस कारण जब फ्रांस में क्रांति का विस्फोट हुआ तो यूरोप में आश्चर्य छा गया। यह क्रांति निरंकुश स्वेच्छाचारी शासन, आर्थिक शोषण व असमानता के विरुद्ध जागृति थी। फ्रांस की क्रांति के निम्नलिखित कारण थे: असंतुलित अर्थव्यवस्था, सामाजिक वर्ग वैमनस्यता, कृषकों का शोषण, राजतंत्र का कमजोर होना और बुद्धिजीवियों का विद्रोहात्मक रवैया। फ्रांस में राष्ट्रीय संपत्ति का विवरण अत्यंत ही असमान और अन्यायपूर्ण था। पिछले 50 वर्षों में फ्रांस के विदेश व्यापार में 5 गुनी वृद्धि हुई थी। इस वृद्धि से व्यापारी वर्ग काफ़ी लाभान्वित हुआ था। खाद्यान्नों की चढ़ती हुई कीमतों से कुलीनों और पादरियों को भी बड़ा लाभ हो रहा था। लेकिन इस समृद्धि से आबादी के दूसरे तबके के लोग लाभान्वित नहीं हो रहे थे। खासकर पारिश्रमिक पाने वाले मजदूरों की हालत उत्तरोत्तर खराब होती जा रही थी। जहां उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत में 65% की वृद्धि हुई थी, वहां पारिश्रमिक दर में केवल 22% की वृद्धि हुई थी। अतः मजदूरी पर आश्रित लोग बड़े परेशान थे। शहर और देहात दोनों ही जगह मजदूरी से कमाने वाला एक महत्वपूर्ण सर्वहारा वर्ग था जो भावी क्रांति में एक निर्णायक भूमिका अदा करने वाला था। फ्रांस के किसान भी अपनी स्थिति से असंतुष्ट थे। यह ठीक है कि जमीन के 30 से 40% तक के वे मालिक थे, लेकिन खाद्यान्नों की चढ़ती हुई कीमतों से उन्हें कोई लाभ नहीं हो रहा था। वे अपनी अपेक्षाकृत छोटी जोतों में इतनी पैदावार नहीं कर पाते थे कि अपने परिवार को खिलाकर तथा चर्च और सामंती करों को चुकाकर बाजार में बेचने के लिए अन्न बचा सकें। पूर्वी यूरोप के किसानों की अपेक्षा उनकी स्थिति जरूर अच्छी थी, फिर भी वे संतुष्ट नहीं थे और मौजूदा व्यवस्था में आमूल परिवर्तन चाहते थे। फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था की समृद्धि के संबंध में हमें फ्रांस की सरकार की चिंतनीय आर्थिक स्थिति पर भी ध्यान देना होगा। देश की संपदा तो बढ़ रही थी, लेकिन फ्रांस की सरकार गरीब होती जा रही थी। सुविधा युक्त संपन्न वर्ग किसी प्रकार का कर देने को तैयार नहीं था। इस हालत में राज्य का खर्च चलना मुश्किल था। ऐसी हालत में सरकार ने कर्ज मांगना शुरू किया और कर्ज से ही सरकारी काम चलने लगा। सन 1788 ईस्वी में यह स्थिति हो गई कि सरकार को अपने राजस्व का आधे से अधिक भाग कर्ज का सूद चुकाने में ही खर्च करना पड़ा था। यह स्थिति एक लंबे अरसे तक नहीं चल सकती थी और क्रांति के विस्फोट के पहले के दशक में राजा लुई 16 ने कई वित्त मंत्रियों को नियुक्त करके स्थिति को सुधारने का प्रयत्न किया, लेकिन सुविधा युक्त वर्गों के विरोध के कारण इन सभी प्रस्तावित सुधारों को छोड़ना पड़ा। जब राजा आर्थिक सुधारों को कर पाने में असमर्थ हो गया तो उसको विवश होकर 175 वर्षों के बाद स्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाना पड़ा। फ्रांस में इसी संस्था को नया कर लगाने का अधिकार था। स्टेट्स जनरल की सभा शुरू होते ही घटनाओं की वह श्रृंखला प्रारंभ हुई जिसने क्रांति के विस्फोट को अवश्यंभावी बना दिया। सामाजिक वर्ग विद्वेष एवं वर्ग वैमनस्यता क्रांति का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण था। पुरातन व्यवस्था के अंतिम वर्षों में फ्रांस में वर्ग विद्वेष अत्यंत तीव्र हो चला था। फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभक्त था: पादरी, कुलीन और सर्वसाधारण। सर्वसाधारण वर्ग में बुर्जुआ वर्ग के लोग भी आते थे। यह बुर्जुआ वर्ग विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग से बड़ा रुष्ट था और उनके प्रति अत्यंत आक्रामक होता जा रहा था।
इस वर्ग की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी, लेकिन वे उन अवरोधों के प्रबल विरोधी थे जो अभी सामंती व्यवस्था के कारण उनकी प्रगति को रोक रहे थे। उनकी प्रमुख शिकायत कुलीनों के विरुद्ध थी। कुलीनों के संदर्भ में इस वर्ग के किसी व्यक्ति के समक्ष केवल दो विकल्प थे। वे या तो स्वयं कुलीन बन सकते थे या कुलीनों के विशेषाधिकार को समाप्त करने का यत्न कर सकते थे। क्रांति के पहले 2 दशकों में बुर्जुआ वर्ग ने पहले विकल्प को ही चुना। कुलीन स्तर वाले किसी पद को खरीदकर वे इस वर्ग में प्रवेश पाने लगे। बुर्जुआ वर्ग के जिन लोगों ने इस तरीके से कुलीनता प्राप्त कर ली थी, उन्हें नोबिलिटी ऑफ द रोब्स कहा जाता था। परंपरागत कुलीनों को नोबिलिटी ऑफ द शोल्डर्स कहा जाता था। नव धनाढ्य बुर्जुआ वर्ग जिन्होंने धन के बल पर कुलीनता प्राप्त कर ली थी, उनसे परंपरागत कुलीन जलते थे और उनमें ईर्ष्या निरंतर बढ़ रही थी। विशुद्ध कुलीन कुलीनता के समाज में बुर्जुआ वर्ग के प्रवेश को रोकना चाहते थे। कुलीनों के इस विरोध के कारण 1760 ईस्वी के बाद बुर्जुआ वर्ग के लोगों को ऐसी नियुक्तियां प्राप्त कर सकना कठिन हो गया जिनसे वे कुलीनता प्राप्त कर सकते थे। फ्रांसीसी कुलीन वर्ग के सदस्यों ने अपने स्थान को सुरक्षित और विशेषाधिकारों को सिर्फ अपने लिए सीमित रखने के लिए अपने सामर्थ्य के अनुसार बहुत कुछ किया। कुलीनों ने सेना, चर्च और सरकार के उच्च पदों पर होने वाली नियुक्तियों पर अपना स्वत्व अधिकार पुनः प्राप्त करने और निम्न वर्ग में जन्म लेने वाले बुर्जुआओं के साथ सामाजिक संपर्क की प्रथा को निरुत्साहित करने का प्रयास किया। कुलीनों के इस रवैये ने बुर्जुआ वर्ग के मन में भयंकर खिन्नता उत्पन्न कर दी। कुलीनों के घमंड ने बुर्जुआओं को नागरिक समानता, प्राकृतिक अधिकार और अवसर की समानता आदि पर बल देने की इच्छा को बलवती बनाया। निराशा का यह भाव उच्च बुर्जुआओं में सबसे अधिक था, लेकिन जन्म के आधार पर बढ़ती जा रही भेदभाव की नीति से छोटे मोटे दुकानदार, नौकरशाह, कलाकार आदि भी नाराज थे। यही कारण है कि इस वर्ग के लोगों ने क्रांति में अत्यंत सक्रिय भाग लिया। दूसरी तरफ किसानों के लगातार और व्यवस्थित शोषण ने फ्रांस में वर्ग विद्वेष की भावना को और भी तीव्र कर दिया। फ्रांस के 80% लोग किसान थे। वहाँ एक विकसित कृषि प्रथा थी। पूर्वी यूरोप के किसानों से फ्रांसीसी किसानों की हालत निश्चय ही बेहतर थी, लेकिन फ्रांसीसी किसानों को बेगारी नहीं करनी पड़ती थी। किसान या तो अपनी ज़मीन पर या किराए पर ली गई ज़मीन पर अपने लिए काम करता था, या फिर बटाईदार के रूप में काम करता था, या स्वामी के लिए अथवा किसी दूसरे किसान के लिए भाड़े पर काम करता था। कृषि व्यवस्था में इस परिवर्तन के बावजूद कई सामंती बंधन अब भी किसानों को परेशान कर रहे थे। ये पुराने सामंती बंधन थे जिनमें शुल्क, बकाया और सामान के रूप में जमींदारों को की जाने वाली अदायगी आती थी। किसानों की जोत पर कुलीनों ने अपना अंतिम अधिकार बनाए रखा था। पादरियों को टाइथ नामक कर के साथ साथ अन्न और फार्म के अन्य उत्पादों पर कर देना होता था। यह किसानों के लिए बड़ा कष्टकर होता था। इन पारंपरिक उत्तरदायित्वों के ऊपर एक और अपेक्षाकृत आधुनिक बोझ था, राजकीय कर, जो कृषक वर्ग को सबसे अधिक भारी पड़ा। यह था टैली नामक प्रत्यक्ष कर तथा गैबली नामक नमक कर। नमक पर सरकार के स्वत्व अधिकार ने इस वस्तु की कीमत कृत्रिम रूप से बढ़ा रखी थी। क्रांति पूर्व के दशक में इन उत्तरदायित्वों के प्रति किसानों की नाराजगी बहुत अधिक बढ़ गई थी। यह नाराजगी तो बहुत पहले से चली आ रही थी, पर 2 नई बातों ने 1750 ईस्वी के बाद किसानों के विरोध को और भी तीव्र बना दिया था। एक था किसानों की आबादी में निरंतर वृद्धि, जिसके कारण प्राप्त जमीनों पर अपने परिवार के भरण पोषण के कार्य किसानों के लिए उत्तरोत्तर कठिन हो रहे थे। दूसरा था किसानों पर अपने अधिकारों को फिर से कायम करने का कुलीनों का प्रयास। कुलीन लोग अपने अधिकारों को जताने के लिए ग्राम की आम जमीन पर कब्जा करते जा रहे थे। इन जमीनों पर किसान परंपरागत रूप से अपने मवेशियों को चराता था, पेड़ काटता था और सूखी लकड़ियां बटोरता था। जब कुलीनों ने इन आम जमीनों पर अपना दावा स्थापित कर लिया तो किसानों का जीवन बड़ा ही कष्टमय हो गया। इसके फलस्वरूप भूमिपतियों के विरुद्ध किसानों के मन में विद्वेष की वृद्धि हुई। सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के संक्षिप्त अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि 18वीं सदी के अंतिम चरण तक फ्रांस में काफ़ी बलवान वर्ग वैमनस्य पनप चुका था।
सुविधाहीन वर्गों की कुछ शिकायतें बहुत पुरानी थी, लेकिन 1750 ईस्वी के बाद खाद्यान्नों की चढ़ती हुई कीमतें, किसानों की आबादी में निरंतर वृद्धि और अंत में कुलीनों के द्वारा अपने विशेषाधिकारों पर फिर से जोर डालने और अलगाव बनाए रखने की प्रक्रिया ने इन्हें तीव्र कर दिया। इन सभी तथ्यों ने विशेषाधिकारहीन वर्गों में निराशा की घोर भावना भर दी और एक बार जब क्रांति प्रारंभ हो गई तो इस भावना से इसे अतुलनीय क्षोभयुक्त जन आंदोलन में बदल डाला गया। सामाजिक आर्थिक त्रुटियों के उपरांत फ्रांस के राजनीतिक जीवन की दुर्बलताओं के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। फ्रांस में एक परम निरंकुश राजतंत्रीय व्यवस्था थी। निरंकुशता की यह परंपरा लुई 14 के ज़माने से ही चली आ रही थी। उसके प्रयासों से राजा के हाथों में असीम अधिकारों का संकेंद्रण हो गया था। वह कार्यकारिणी, विधायिनी और न्यायिक सभी शक्तियों का स्रोत था। उसके शब्द ही कानून थे, लेकिन विडंबना यह थी कि राजा के पास इन अधिकारों को प्रयुक्त करने की क्षमता नहीं रह गई थी। फ्रांस के इस समय में एक ऐसा शासन था जो समुचित राजस्व उगा पाने में असमर्थ था। यह स्पष्टतः उसकी राजनीतिक प्रभावहीनता का सबूत था। राजकीय शासन व्यवस्था विभिन्न कार्यालयों, संस्थाओं और एजेंसियों की कई परतों से बनी थी। ये परतें सदियों से एकत्रित होती आ रही थीं, जो स्पष्टतः परिभाषित नहीं थी। कभी कभी इनके कार्य क्षेत्र आपस में एक दूसरे के विरोधी होते थे। इनमें सामान्यतः अव्यवस्था और अयोग्यता व्याप्त थी। फ्रांस में बुर्बो राजवंश का शासन था, जो बड़ा ही दुर्भाग्यशाली था। तीक्ष्ण बुद्धि वाला तथा दृढ़ निश्चय वाला शासक समय की पुकार थी, पर फ्रांस को 1774 ईस्वी में लुई 16 के रूप में ऐसा शासक मिला जो ईमानदार और अच्छे इरादों वाला तो था, पर उसमें इच्छा शक्ति का सर्वथा अभाव था, जो परिस्थिति के खतरों को भांप पाने में असमर्थ था। क्रांति के प्रसिद्ध इतिहासकार जॉर्ज लेफेब्रे ने उसके विषय में कहते हुए लिखा है, शायद ही कोई शंका है कि अगर इस समय राजगद्दी पर कोई हेनरी चतुर्थ और लुई 14 होता तो फ्रांस में घटनाएं कुछ दूसरे रूप में घटित होती। लुई 16 की मूर्खता क्रांति के विस्फोट के लिए सीधी तरह से जिम्मेवार थी। कहते हैं, मंद बुद्धि वाला यह व्यक्ति आंतरिक शक्ति या दृढ़ मनोबल के सहारे नहीं, बल्कि अपने दरबारियों के दबाव में पड़कर सक्रिय होता था। जिस समय वह गद्दी पर बैठा, उसने अपने आप को एक क्रांतिकारी परिस्थिति के मध्य पाया। सार रूप में परिस्थिति यह थी कि लुई, जो फ्रांस की सभी राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्थाओं का केंद्र बिंदु था, उस समय गंभीर आर्थिक संकटों से घिरा था। इस परिस्थिति के प्रति लुई सजग था। इसी कारण अपने शासन के प्रथम 7 वर्षों में उसने अपने मंत्रियों के माध्यम से सुधार की नीति अपनाने का साहसिक प्रयास किया। एक के बाद एक तुर्जो और नेकर नामक उसके 2 मंत्रियों ने राजकीय वित्त को अधिक ठोस धरातल पर रखने का प्रयास किया, लेकिन निहित स्वार्थों के दबाव में आकर राजा को उन्हें बर्खास्त कर देना पड़ा। तुर्जो और नेकर अपनी अयोग्यता के कारण नहीं, बल्कि राजा के चरित्र के कारण असफल रहे। यदि राजा ने उनको दृढ़ समर्थन दिया होता तो कुछ सफलता उन्हें जरूर मिलती और संभव था कि परिस्थिति पर नियंत्रण हो जाता और इस घोर क्रांतिकारी स्थिति को भी नियंत्रित किया जा सकता था यदि राजा में सूझबूझ से काम लेने की सामर्थ्य रहती। आवश्यकता केवल इतनी थी कि राजा किसी तरह विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को अपना विशेषाधिकार और आर्थिक छूटों को छोड़ देने पर राजी करा लेता। यदि संकट को पूरी तरह टाला नहीं जा सकता तो कई तरीकों से उसे आसान तो अवश्य बनाया जा सकता था। इसके साथ ही वोल्टेयर, रूसो और कंडरसेट कुछ ऐसे बुद्धिजीवी थे जो प्रकृति के नियमों के अनुसार समाज का नव निर्माण करना चाहते थे। इस कारण मौजूदा शासन और उनके बीच असाधारण अंश तक शत्रुभाव बन गया था। इन विचारकों ने अपने अपने तरीकों से फ्रांस में एक बौद्धिक वातावरण का सृजन किया, जिसमें हर चीज़ का आलोचनात्मक जांच पड़ताल और मूल्यांकन किया जाने लगा। फ्रांस के लोग इनकी रचनाओं को बड़े चाव से पढ़ते थे। क्रांति के विस्फोट पर इनकी देनों पर बोलते हुए लुई 16 ने कहा था, इन 2 व्यक्तियों रूसो और वोल्टेयर ने फ्रांस का सर्वनाश कर दिया। बाद में नेपोलियन ने भी कहा था, बुर्बो राजा अपने को बचा सकते थे यदि उन्होंने फ्रांस के लेखन को नियंत्रित किया होता।